बिहार में साल 2013 की एक सुबह जब लोगों ने अपने हिंदी और अंग्रेजी के अखबार खोले तो उनकी मुलाकात विज्ञापन के माध्यम से हुई सूबे के एक स्वयंभू सन ऑफ मल्लाह से, यानी मुकेश सहनी से। कुछ इस अंदाज में मुकेश सहनी ने बिहार के सियासी गलियारे में मछुआरे समुदाय का खैरख्वाह बनने की कोशिश करते हुए एंट्री मारी। हालांकि इससे पहले वह बॉलीवुड में एक सफल आर्ट डायरेक्टर बनकर काम करते रहे, लेकिन उनकी सन ऑफ मल्लाह के तौर पर हुई एंट्री को लेकर कहा गया कि एक नया नेता आया है जिसने किसी जन आंदोलन के बल पर नहीं बल्कि पैसों के बल पर सियासी गलियारे में तगड़ी एंट्री मारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। आज हम बात करेंगे 19 साल की उम्र में एक्टर बनने का सपना देख मुंबई भागे मुकेश सहनी की, जो एक्टर तो नहीं बन पाए लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें आज जिस मुकाम पर खड़ा कर दिया है वो बहुत लोगों के लिए कुछ अलग है। करियर के शुरुआती दौर में बॉलीवुड पहुंचकर मुकेश सहनी ने छोटी मोटी सेल्स की नौकरी करना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म निर्माताओं के लिए घर, दुकान, गांव बाजार का सेट बनाना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद उनका समय आया और उन्हें एक बड़े निर्माता की बड़ी बजट वाली फिल्म का सेट बनाने का काम मिल गया। उनके काम की फिल्मी दुनिया में तारीफ होने लगी। बस फिर क्या था, इसके बाद मुकेश सहनी रुके नहीं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और फिर नाम, दौलत, शोहरत जमकर कमाई। लेकिन बदलते समय के साथ मुकेश सहनी मुंबई छोड़ वापस बिहार लौट आए। इस बार उनका प्लान किसी दूसरे के लिए सेट बनाने का नहीं बल्कि बिहार की सियासत में खुद को सेट करने का था। इसके लिए उन्होंने जो प्लॉट रचा वो बड़ा नाटकीय और दमदार था। बता दें कि 2013 की एक सुबह अखबारों में छपे एक विज्ञापन ने लोगों का ध्यान मुकेश सहनी की ओर खींचा। विज्ञापन में मुकेश सहनी की फोटो थी और उनके लिए लिखा गया था सन ऑफ मल्लाह। इसके साथ ही इस विज्ञापन में उनका मोबाइल नंबर था। इस एकमात्र विज्ञापन ने उन्हें लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। लोग उनके बारे में बात करने लगे थे। इसके बाद वह मल्लाह समाज के उत्थान के लिए काम करने में जुट गए। उन्होंने वर्ष 2015 में निषाद विकास मंच की स्थापना की, जिसके जरिए वह समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए जिलेवार काम करने लगे थे। इतना ही नहीं, अपने सहनी समाज कल्याण संस्थान के जरिए अपने समाज के युवाओं को अच्छी शिक्षा का भी मौका उन्होंने दिलवाया। असल में मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं। बिहार में इस समुदाय का कोई बड़ा नेता नहीं हुआ है जो अपने लोगों के हक की बात दमदार तरीके से रख पाता। मुकेश सहनी ने अपने समाज के लोगों की आवाज बनने का काम किया। बता दें कि बिहार में मछुआरों और नाविकों की जाति में आने वाले मल्लाह, निषाद, सहनी, बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों की आबादी काफी है। इतना ही नहीं, बिहार की 10-15 लोकसभा सीटों पर इस समाज के लोग निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सहनी के बढ़ते कदमों को पढ़ लिया था और अपने साथ जोड़ा भी। उस दौरान और 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सहनी को अपने स्टार प्रचारक की सूची में भी रखा, लेकिन वह भाजपा के पक्ष में अपनी जाति के लोगों के वोट नहीं ला पाए। नतीजे, एनडीए के पक्ष में नहीं आने पर सहनी की भाजपा से दूरी बढ़ने लगी। इसके बाद सहनी ने कुछ समय के लिए फिर मुंबई का रुख कर लिया, लेकिन नियति फिर से उन्हें कुछ समय बाद बिहार खींच लाई। इसके बाद सहनी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2018 में अपनी एक सियासी पार्टी का ऐलान कर डाला। नाम रखा वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। उन्होंने अपनी पार्टी का निशान अपने मल्लाह समाज से जोड़ते हुए पानी में तैरती हुई नाव को रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी खुद खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां बुरी तरह हार गए। साथ ही उनकी पार्टी के 2 अन्य नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। सियासी हवाएं फिर बदली, समय एक बार फिर पलटा। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। एनडीए ने उन्हें 11 सीटें दी, जिनमें से 4 में मुकेश सहनी की पार्टी की जीत हुई। एनडीए की सरकार बनी और मुकेश सहनी को बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री बनाया गया। हालांकि मुकेश सहनी उस दौरान चुनावों में खुद अपनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार गए थे। वर्ष 2020 में उनके एनडीए के साथ कुछ मुद्दों पर रिश्ते खराब हुए। इस बीच उनके 3 विधायक सहनी की पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। अब पार्टी टूट की कगार पर आ गई थी, लेकिन फिर से सहनी ने अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया है।
एक बार फिर से वह खुद को ओबीसी और ईबीसी राजनीति का एकमात्र असली प्रतिनिधि बताकर 2025 के सियासी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की बात कहते हुए 60 सीटों की मांग कर डाली है। साथ ही कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वह डेप्यूटी सीएम बनेंगे। वहीं उन्होंने एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण देने का ऐलान कर देते हैं तो वह मोदी जी के कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। मुकेश सहनी की इस राजनीति पर चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, बिहार की राजनीति में इस समय नई पीढ़ी के जो भी दमदार नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, सभी ने अपना भविष्य राजनीति तो तय नहीं किया था। तेजस्वी क्रिकेटर बनना चाहते थे तो चिराग फिल्मों में काम करके आए। एक और उभरता हुआ चेहरा आजकल मुकेश सहनी जो है वो भी हीरो बनने मुंबई गए थे। तो मेरा सवाल ये होगा कि ये जो सारे नेता हैं ये किसी बड़े जन आंदोलन से तो नहीं जुड़े हैं। ये बिहार जैसे राज्य को क्या सही से संभाल पाएंगे? हाँ, नमस्कार। ये आपका बड़ा मौजूद सवाल है और आपने सच में कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग और अभी मुकेश सहनी। चिराग और तेजस्वी तो पॉलिटिकल कहिए कि राजनीतिक राजघराने जो अभी है उसके की उपज हैं। और ठीक है, वो तेजस्वी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन उनकी राजनीति थी और वो अब बखूबी लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के रूप में उभर आए हैं। चिराग पासवान जी की विरासत में भी राजनीति मिली है। ठीक है, फिल्म में गए थे बॉलीवुड में अपना कैरियर संवारने, लेकिन वो फिर राजनीति में आए। लेकिन एक शख्स जो बिहार से गरीबी की मार झेल के मुंबई पहुंचा था कुछ सपने लेके कि हम सिनेमा में काम करेंगे, हीरो बनेंगे या अपना बेहतर जीवन बनाएंगे, वो जब लौटता है, क्योंकि वो कोई किसी जन आंदोलन और किसी का ये की उपज नहीं है, वो किसी राजनीतिक घराने का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन अपनी मुंबई में सफलता के बाद जब वो लौटता है बिहार और वो चाहता है अपने समाज के लिए काम करना, तो इसकी राजनीतिक यात्रा अलग है। तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा हो, चिराग की राजनीतिक यात्रा तो पारिवारिक विरासत वाली है, लेकिन ये तो बहुत गरीबी और उपेक्षा में जी के मुंबई गया था अपने जीवन को संवारने, और वो लौटा है बिहार में और वो अपना भविष्य और अपने समाज का भविष्य को संवारने की कोशिश में है। जी। हाँ, ये चुनौती सहनी के सामने है। मुकेश सहनी 2015 से राजनीति में सक्रिय हैं। कभी एनडीए के साथ रहे, फिर कुछ मोह भंग हुआ तो महागठबंधन में गए। महागठबंधन में मोह अंतिम समय में 2020 में हुआ तो फिर से एनडीए में आए। तो ये जो समय समय पे पार्टियों और गठबंधन को बदलने का, पार्टी को तो नहीं बदला क्योंकि पार्टी तो उन्होंने खुद अपनी पहले एक आंदोलन किया, फिर उन्होंने 2018 में अपनी एक पार्टी बनाई, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी, और उसकी की मौजूदगी, उसका प्रभाव कभी एनडीए में देखते हैं, कभी महागठबंधन में देखते हैं। तो ये संघर्ष तो है कि उनको जब तक ये एक स्थिर और कहीं अस्थायी रूप में न रहेंगे तब तक ये छवि है। लोग सवाल करेंगे कि पता नहीं अभी महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि अगर मेरी मांग पूरी हो जाएगी तो मैं एनडीए में भी मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये छवि को लेकर संकट है, लेकिन ये सारा संकट वो अपने समाज और या जो उनका ऑडियंस है उसको केंद्रित होकर वो बोलते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी मांग जो है, वो उनकी मांग नहीं, उनके समाज की मांग है कि आरक्षण वाली मांग है, उसको लेके वो केंद्रित अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी जी,
नहीं, मुकेश सहनी आखिर ये जो बात आ रही है कि कितना दम है, मुकेश सहनी आखिर किस आधार पर अभी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और किस आधार पर डिप्टी सीएम पद मांग रहे हैं? आखिर कितनी सीटों पर उनके वोट बैंक निर्णायक भूमिका में हैं? नहीं, ये देखिए, जिस जाति और समाज से मुकेश सहनी आते हैं, वो जो बिहार का उत्तरी उत्तरी बिहार का इलाका है, जो जिसमें 5-7 जिले तो काफी प्रभावशाली हैं। मैंने मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, ये सब जिला है जो इनके प्रभाव क्षेत्र वाला, इनकी जाति के प्रभाव क्षेत्र, इनका कितना प्रभाव क्षेत्र है जी तो वो तो राजनीतिक रिजल्ट आने पे और इम्पैक्ट पता चलता है। लेकिन ये इलाका है, लेकिन पार्टी जब तक उम्मीद 4 की हो तो 40 मांगती है। महागठबंधन में दबाव के लिए अगर वो 60 सीट नहीं मांगेंगे और डिप्टी जी सीएम का दावे नहीं करेंगे, तो फिर वो अपने जिस ऑडियंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें वो प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे। इसलिए घटक में अपनी ताकत, जो रियल स्ट्रेंथ है, हो सकता है उनको 20 सीट मिले, हो सकता है 25 सीट मिल जाए, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम 60 सीट। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं बोला भी कि अगर टेबल पे आएगा और 2-4 सीट 5 सीट कम भी मिलेगा, तब भी हम समझौता कर लेंगे। ये फ्लेक्सिबल है। वो जब इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हमको एनडीए की तरफ से बड़ा ऑफर आ जाए, अगर हमको मोदी जी आरक्षण मछुआरा को दे दें, तो मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगा। तो ये तो उन्होंने ओपन रखा है अपना स्टैंड। जी उसका पूरा जी जी उद्देश्य ये है कि अपने समाज के लोगों के लिए, या जो मांग है उसके प्रति वो बहुत सीरियस दिखते हैं कि भाई मैं जिस समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके लिए मैं कोई हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और जब तक वो डिप्टी सीएम या इम्पोर्टेंट मंत्री या इम्पोर्टेंट ओहदा नहीं आएगा, उनके पास नहीं आएगा, तो वो किस ढंग से अपने समाज को करेंगे या बता पाएंगे कि देखो मैं काफी प्रभावशाली और प्रभुत्व मेरी है। जी, जी। तो इसीलिए ही ये इन दिनों 50-50 का वनडे जैसा गेम खेल रहे हैं। मैं सवाल इसलिए 50-50 का कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों एनडीए के खिलाफ और तेजस्वी यादव ने अपना 20 सूत्रीय 2020 वाला वो एक एजेंडा पेश किया था। और अभी जिस तरह से हमारे मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन से कह रहे हैं कि मुझे 60 सीटें और सीएम डिप्टी सीएम का पद दे दो, उधर वो पीएम से कहते हैं कि जी अगर आप निषाद समाज को आरक्षण दे देंगे तो मैं आपके लिए जीवन। तो ये 50-50 का जो खेल खेल रहे हैं, क्या है इनके मन में? मतलब किस तरफ जाना चाहते हैं? केवल जो इनकी मान जाए उनके हो जाएंगे? नहीं नहीं, जो जो मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि मुकेश सहनी जी की जो राजनीतिक यात्रा है, वो जिस समाज से आते हैं और सब समाज के साथ, मैंने खुद मल्लाह जाति से हैं, लेकिन उससे जो जुड़ी हुई जातियां हैं, बेलदर है और भी जो मिली हुई जातियां हैं, उनको वो चाहते हैं कि रिप्रेजेंट करें। और उसका जी राजनीतिक दखल बिहार में बढ़े। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में भी है, उसी ढंग से वो अपना स्थान बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो दोनों तरफ अपना पाला खुला रखना चाहते हैं कि जो मुझसे जी जो ज्यादा इस समाज को या मेरे को एडजस्ट करेगा, अगर एनडीए से अगर ये ऑफर उनको मिल जाए कि हाँ मैं आरक्षण दूंगा, तो निश्चित रूप से वो अपनी मांग की जीत या अपने समाज में इस बात को रख पाएंगे कि देखो आपके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी और मुझे ये, वो बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे। इसलिए वो दोनों तरफ रखते हैं कि अगर हम सत्ता में आए, तो सत्ता में आए तो इंपॉर्टेंट जगह पे आए, मैंने मैं डिप्टी सीएम बनूं और नंबर ऑफ एमएलए उनके ज्यादा होंगे, तो उनका दबदबा भी तो पार्टी उस गठबंधन में होगा। इसलिए वो ये मानते हैं कि हो सकता है एनडीए का, क्योंकि अब तक की यात्रा में कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, अब इस बार महागठबंधन के साथ है। लेकिन पिछला बार जो मैंने बोला कि अंतिम समय में जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस समय बात बिगड़ गई और ये फिर एनडीए के पाले में आ गए। सबसे बड़ी चुनौती, ठीक है अभी समाज की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जो बड़ा चैलेंज आने वाला है के सहनी के सामने, कि जब तक वो सिर्फ एक जाति और समाज की बात करेंगे, जब तक जमात की बात
करेंगे तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी हो जाएगी। वो सिर्फ मछुआरा आरक्षण की बात से तो एक जाति के नेता के रूप में आप जरूर भर सकते हैं, लेकिन जब आपकी स्वीकार्यता जी पूरे बिहार में या पूरे समाज में तब होगी जब आप अन्य मुद्दों जी को लेके भी सामने आए। जी जी, मेरा मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था कि आपने वो विज्ञापन भी देखा था 2013 में, जिसमें उन्होंने अपने आप को सन ऑफ मल्लाह का एक जैकेट वाला विज्ञापन उनका प्रकाशित हुआ था। उस दौरान बहुत सारे एलिगेशन भी लगे थे इनके ऊपर कि ये पैसे के बल पे सियासी गलियारे में आए हैं। तब के मुकेश सैनी और आज के मुकेश सैनी में कितनी परिपक्वता आई है? एक जो पूरा दशक गुजर गया है, उस दशक में इनके मुद्दे आज भी वही हैं। नहीं, इस बीच उन्होंने काफी, देखिए 2013 में सही कहा कि अखबारों में के पहले पृष्ठ पे एक विज्ञापन आया, और क्योंकि उस समय तक राजनीतिक पहचान तो मुकेश सहनी की थी नहीं, तो जो फिल्मी जी स्टाइल था कि एकदम धमाकेदार एंट्री हो धमाकेदार एंट्री। हीरो का, जी एकदम उसी अंदाज में मुकेश सहनी ने अपने को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया। सेट और लेकिन उस लॉन्च के बाद से इनके कई शेड्स आए। जैसे कलाकार कई रोल में आता है, हीरो भी बनता है, कोई सीनियर का रोल भी करता है, तो उसी तरह से कई जी सेट्स आए। इन्होंने कई संघर्ष देखा, उनको धोखा भी हुआ, जिनके साथ रहे वहां से धोखा मिला, पार्टी में मेले भी जीते लेकिन पार्टी बदल ली। तो इस ढंग से इन्होंने काफी अपने समाज, इन्होंने काफी रैलियां भी की, कई इशू पे बहुत वोकल भी हुए, कई इशू पे बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पे वोकल होना, बहुत सारे इशू पे। इसलिए मैं कहा कि जब तक इनकी स्वीकार्यता तभी और बढ़ेगी जब ये जात नहीं जमात की भी बात करें और अन्य जी इशू को उठा रहे हैं। ये पूरे बिहार में मोटरसाइकिल यात्रा, और कई बार वो परिपक्वता आ चुकी है। एक एक पार्टी को उन्होंने स्थापित किया है, ठीक है, राजनीतिक सफलता उस हिसाब से अभी नहीं मिली है, 2020 में मिली थी, 4 सीट उन्होंने जीता, खुद ये एमएलसी कोटे से एमएलसी बने और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, ये बिहार में मंत्री भी रहे। तो आप जब पद पे रहेंगे, इंपॉर्टेंट ओहदे पे रहेंगे, तो समाज आपको इस ओर से देखता है कि अरे मेरे कुछ काम आएंगे, उनके सुख दुख में आप रहेंगे। तो इनकी पूरी कवायद वही है। और ये तो राजनीतिक, अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन में विश्वास करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको वोट बैंक भी चाहिए। तो इस हिसाब से वो तो परिपक्व हो गए हैं। 10 साल की यात्रा इन्हें जरूर बहुत सिखाया है। जी, नहीं, इनका इनका ओवरऑल मतलब अगर कहा जाए तो बिहार में एक ऐसा नेता जो बहुत ही शानदार कैंपेन के साथ आता है, पर बाद में वो उतना असर नहीं छोड़ पाता है। शुरुआत आप उनका देख लीजिए, उन्होंने जिस तरह से अखबार में विज्ञापन देके अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के तौर पे स्थापित किया। उसके बाद मुझे याद है कि इन्होंने कैंपेन चलाया था पीएम मोदी की चाय की चर्चा की तरह, मार्च पर चर्चा, और उस दौरान ये बहुत चर्चा में दोबारा से आए थे। महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने बोला था कि माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। तो ये जो कैंपेन लेके आते हैं, कैंपेन बहुत अच्छा करते हैं, पर ये आगे उसका जो अंत होता है वो बड़ा सुखद इनके पक्ष में नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण है? क्या बहुत अच्छी टीम नहीं बना पा रहे हैं? नहीं नहीं, टीम में तो देखिए, आज सारा खेल तो आप अगर जीते तो आप सफल हैं, आप हारे तो आपकी सारी मेहनत पे लोग, लेकिन ये एक डेडिकेटेड टीम है, ये दिखता भी है। एक जी इन्होंने अपना पार्टी कैडर बना ही लिया है, हर जिले में अपना यूनिट भी इन्होंने खड़ा कर लिया है। जी मैंने जो शुरू में कहा, ये छवि से अगर जिस दिन उभर जाएंगे, अपने समाज नहीं, ठीक है, उन्होंने एंट्री तो ली सन ऑफ मल्लाह को लेके, लेकिन सिर्फ सन ऑफ मल्लाह नहीं, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ सॉयल जी के रूप में, जैसे जब जी छवि अगर इनकी बनेगी तो अन्य लोग भी जुड़ेंगे, अन्य समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो यंग हैं, मैंने उस हिसाब से राजनीतिक मैंने दृष्टि जी से जी जी इतने सीनियर भी नहीं हुए हैं, इसलिए ये इनके सामने तो पूरा भविष्य है। अपनी जी मेहनत और बार्गेन अगर हो गया, अगर मैक्सिमम सीट जी आई और सफलता मिल गई,
तो निश्चित रूप से इनकी ताकत बढ़ेगी। और लोग लर्निंग से, अगर आपने की कुछ गलतियां हुई है, कुछ फेलियर हुआ है, तो लोग सीखता ही है, जी और ये संघर्ष में मैदान में रहेंगे तभी रन बनेगा भी। जी क्योंकि इन्हें लेकर ये भी कहा जाता रहा है कि चाहिए एनडीए में रहे हों, चाहिए महागठबंधन में रहे हों, उन दलों के नेता इनके संसाधनों का दोहन कर लेते थे और अपना लाभ उठा के निकल जाते थे। हाँ, ऐसे राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है, इसको कोई जस्टिफाई और ये सर्टिफाई तो नहीं कर पाएगा, या ना कोई कहेगा कि ऐसा है। जी अम, जी 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 पिछले जी पिछले चुनाव में ऐसी चर्चा थी कि इनके संसाधनों में, इनके हेलीकॉप्टर में अन्य दलों के नेता अपना चुनाव प्रचार करते जी थे। कोई साधन संपन्न जी आदमी है तो इनकी सेवा लोग लिया होगा, और उस हिसाब जी से उस ढंग से राजनीतिक माने हिस्सेदारी नहीं मिली होगी। जी जी लेकिन लाभ तो लोग लेते हैं, और मौके का फायदा उठाते हैं। इनका लिया है। अभी एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि इनके संसाधनों का जी नेता लोग लाभ उठाए। जी, जब जब 2013 में ये आए और उसके बाद इन्होंने दो कुछ संस्थान खोले थे, संस्थान जिसमें ये अपनी जाति के लोगों को शिक्षा के तौर पे आगे बढ़ा रहे थे, कई और काम धाम के लिए आगे बढ़ा रहे थे। अभी भी वो काम जारी है या इन्होंने राजनीति के चक्कर में अब उस अभियान को अपने होल्ड पर रख दिया है? नहीं नहीं, वो तो देखिए, जो काम हो रहा है वो चल रहा होगा। हो सकता है प्राथमिकता बदल गई हो। प्राथमिकता जी शुरुआत में जी जो जिन्होंने ये जब लौटे दिल्ली से, बॉम्बे से, जी और उन्होंने जी बताया कि मैं अपने समाज में इतनी विषमता और इतनी गरीबी, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, दरभंगा में, खासकर दरभंगा, और हैं सुपौल के रहने वाले, तो दरभंगा जी वाले इलाके में कि अपने जाति के लोगों के लिए, जो आपने सही कहा कि उन्होंने कुछ काम किया और प्रयास किया, तो वो सब तो चल रहा है। जी लेकिन बाद में एक जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत पूरे समाज को, और अब जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो इतनी प्रबल हुई कि बिहार के अलावा ये उत्तर प्रदेश जी के चुनाव में भी जाके अपनी पार्टी का, या वहाँ के जो समाज है, जो जिनका मछुआरा समाज है, उनके लिए ये काम किए। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ही, वो बड़ा हो गया होगा, लेकिन जो उन्होंने शुरुआती में जो काम किया है वो सब चल रहा है। जी जी जी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी को महागठबंधन का साथ मिलता है या एनडीए उनकी मांगों को पूरा कर उन्हें अपने साथ कर लेता है। ये आने वाले वक्त में जल्द ही साफ हो जाएगा। मुकेश जी, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।